हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं एडुटेरिया का अभ्यास टेस्ट सीरीज़, जो कि है फुल लेंथ 2। तो फुल लेंथ 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और हम यहां पे पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 में देखे हैं कि हमने हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं 30 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। तो इस टेस्ट को मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर एडुटेरिया का टेस्ट देखा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पहले देखा है और फिर इस क्वेश्चन को बनाया है। तो आइए हम आगे चलते हैं और इस पूरे पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे पहले तो आप लोग को एक दो हेल्प मिलेगा। पहले तो अगर जो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं या जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो ऑफलाइन जाके दे पाए, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दूसरा है कि जैसे अगर किसी का सुन लेने से भी जल्दी याद होता है, तो आप ये वीडियो सुनकर अपना जो रिमेंबर पावर है उसको, मेमोरी पावर है उसको अच्छा कर सकते हैं। और ये वीडियो इसलिए भी है कि आप सभी अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। और आपके एग्ज़ाम के लिए अगर मैं थोड़ा भी 1% भी अगर आपका योगदान दे सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप सभी को पता है कि इस बार अच्छे सीट आए हुए हैं। तो बस इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस इसी से हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जो है ये 15 क्वेश्चन आएंगे। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका 61 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मैनी अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सिली मिस्टेक होता है और बाद में फिर हम देख कर पछताते हैं कि अरे यार, ये देख लेते तो शायद मेरा आंसर सही हो जाता। तो हम इस चीज़ को हमेशा देखेंगे इन टेस्ट सीरीज, इन मेन क्वेश्चन, मतलब जब हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी देखेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसको हम लोग कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ ग्राम पर केजी। तो नो फ्रेंड, हम लोग इसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। द वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो ग्राम पर केजी। ओके फ्रेंड। और एक और होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, एंड द कैपेसिटी ऑफ द सेम एयर टू होल्ड द वाटर वेपर एट द सेम टेम्परेचर। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा, करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी हो जाता है ओनली 2।
नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड कि व्हाट इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो नेफोस्कोप से हम लोग मेजर करते हैं हाइट, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड। क्या क्या करते हैं, हाइट, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड। और तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ क्लाउड, तो ये आंसर है। ओके फ्रेंड, आई होप समझ में आया होगा आपको। और इसमें एक होता है नेफोमीटर। नेफोमीटर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, तो क्लाउड का नेफो मैं लिख देती हूँ एक मिनट, नेफो एमीटर मीटर। तो नेफोमीटर से हम लोग क्लाउड का वॉल्यूम मेजर करते हैं, क्लाउड का वॉल्यूम मेजर करते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेफोस्कोप से मेजर करते हैं, और क्लाउड का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, नेफोमीटर से। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। मैचिंग दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से करना है मैचिंग। तो फ्रेंड हम देख लेते हैं कि फादर ऑफ जियोग्राफी किसको बोलते हैं, हेकाटस को फादर ऑफ जियोग्राफी। तो 1 का आर किस में है, इन दोनों में है, 1 का आर। तो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड मैप कौन है बताइए फ्रेंड, तो इसका आंसर है क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड मैप एनिगीमेंडर, मेंडर याद कर लेंगे, एनिगीमेंडर। हु इज़ द फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी का फादर कौन है, तो पोलिडोनियम। और फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी इज़ कौन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। तो हम लोग याद कर लेंगे, तो क्या हो गया, RQSP। तो देख लेते हैं RQSP कहाँ है, सी में है, तो इसका आंसर हो गया सी फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट, द सर्किल ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स डे एंड नाइट इज कॉल्ड इल्यूमिनेटिंग सर्किल, और द इल्यूमिनेटेड सर्किल कोइंसाइड्स विथ एक्सिस ऑफ अर्थ। तो नो फ्रेंड, ये गलत है। किसको हम लोग इल्यूमिनेटिंग सर्किल बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो सन है और यहाँ पे सूर्य की किरण आ रही है, और ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ आपको पता है कि थोड़ा सा टिल्ट है, और ये इसका एक्सिस है। तो इल्यूमिनेटिंग सर्किल क्या होगा फ्रेंड, एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो होगा यहाँ से लेकर ऐसे, तो ये इल्यूमिनेटिंग सर्किल का ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, तो ये आगे तक बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये इससे कोइंसाइड नहीं करता है, तो बस यही गलत है, और ये 1 आंसर हमारा बिल्कुल सही है, जिससे इसका आंसर हो जाता है ए। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि 65 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे अनदर वीडियो में बनाकर क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट है कि द पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 21 जून इज कॉल्ड नॉर्थ सोल्स्टिसाइस। तो क्या बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, 21 जून को ही हम लोग नॉर्थ सोल्स्टिसाइस बनाते हैं। और पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 23 दिसंबर, नो फ्रेंड, इस 23 दिसंबर नहीं, ये 22 दिसंबर को हम लोग साउथ सोल्स्टिसाइस बनाते हैं। और थर्ड है कि द पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि एक ऐसे सूर्य है यहाँ बीच में, और आपको पता है कि अर्थ क्या करता है, ऐसे घूमते रहता है। अर्थ ऐसे घूमता है, और फिर यहाँ के ऐसे घूमता है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहता है अर्थ। तो जब यहाँ और यहाँ आता है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स। तो ये कब होता है, पहले तो ये एक होता है 21 मार्च को, 21 मार्च को, तो 21 मार्च, और दूसरा कब होता है, 22 दिसंबर। ओह सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे होता है 23 सितंबर। और ये कब होता है हमारा, ये यहाँ पे कब आता है, तो हम लोग देख लेते हैं 21 जून को नॉर्थ सोल्स्टिसाइस, और यहाँ पे क्या होता है, साउथ सोल्स्टिसाइस कब होता है, 22 दिसंबर को। ये ध्यान में रखेंगे। और ये सोल्स्टिसाइस का मतलब क्या है कि सूर्य की किरण कहाँ पड़ रही है, तो जून में क्या होता है कि नॉर्थ के साइड ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग रहता है, और इसमें क्या होता है, दिसंबर में क्या होता है, साउथ की तरफ सूर्य की किरण ज़्यादा पड़ती है, तो सदर्न पोल ज़्यादा 6 महीने तक इसका लाइटेड रहता है।
बस फ्रेंड यही है, इसको आप बस याद रख लीजिएगा कि 23 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च और 22 दिसंबर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 66 बोल रहा है कि माउंटेन है और कंट्री है और इसे मैच करना है। तो देख लेते हैं। पहले दिया हुआ है एल्पीशियन माउंटेन, तो यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ एल्पीशियन माउंटेन यूरोप दिया हुआ है, तो ये गलत है दोस्तों। एल्पीशियन माउंटेन हमारा कहाँ मिलता है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ऐसे जैसे अमेरिका रहता है ना, ऐसे अमेरिका का अगर देखें तो ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पर मिलता है एप्लेशियन माउंटेन। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका में। नो फ्रेंड, ये मिलता है अफ्रीका में, अफ्रीका में मिलता है, वो भी ईस्ट एंड साउथ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलता है। और एल्प्स माउंटेन कहाँ मिलता है फ्रेंड? तो ये भी गलत है, अफ्रीका में नहीं, यूरोप में मिलता है, यूरोप में मिलता है। तो ये तीनों हमें याद रखना है कि एप्लेशियन माउंटेन कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका में। ड्रैकनबर्ग कहाँ मिलता है? अफ्रीका में। और एल्प्स माउंटेन कहाँ मिलता है? यूरोप में। तो इसमें तीनों पेयर क्या है? रॉन्गली मैच्ड है। करेक्टली पूछा है तो ये तीनों रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंटिनेंट इज कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट। आइलैंड कंटिनेंट हम लोग किसको बोलते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। और एक चीज़ इसके बारे में फैक्ट याद रखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कह रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो बोल रहा है द आर्कटिक ओशियन इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन थ्रू बेरिंग स्टेट। तो ये बिल्कुल सही है कि बेरिंग स्टेट से ही आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन कनेक्ट होता है। और दूसरा है कि द इंडियन ओशियन इज रफली ट्रेंगुलर वाइल पैसिफिक ओशियन इज रफली सर्कुलर। तो आप इसको मैप में देखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और हम इसे बता देते हैं कि बेरिंग स्ट्रेट कैसे होता है। पहले तो मान लीजिए ये आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है, लिख देती हूँ मैं आर्कटिक ओशियन, और नीचे में पैसिफिक ओशियन है। और यहाँ से एक करके यहाँ पे ये रसिया है, रसिया, और इधर में है हमारा कौन सा है? अलास्का, अलास्का, और ये यूएसए का पार्ट है। ये तो इतना आपको पता होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, इसी को हम लोग बेरिंग स्टेट कहते हैं, बेरिंग स्टेट कहते हैं। और ये क्या करता है कि ये आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मतलब सेपरेट करता है। ओके फ्रेंड, मतलब कनेक्ट करता है, याद रखेंगे, स्टेट कनेक्ट करता है। स्टेट का हम लोग अगर देखें तो क्या होता है डेफिनेशन, तो अ स्टेट इज अ वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू सीज और टू वाटर बॉडी। तो आप इसे याद रखेंगे। और ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ एंड वन एंड टू, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है कि द कंसेप्ट ऑफ राइजिंग मोर कम्प्लेक्स नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉ गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स लिविंग इन इट। तो ये कौन बोला था? ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये हमारा किसका स्टेटमेंट है? पॉल विडल डी ला ब्लाचे का है। इसमें ये क्या कहते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ अराइजिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉ गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग। ये ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि कैसे एक लिविंग बीइंग और अर्थ में कैसा रिलेशनशिप है, अर्थ के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये स्टेटमेंट पॉल विडल डी ला ब्लाचे के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है कि द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिस्मिक वेव। तो सिस्मिक वेव के बारे में कुछ दिया हुआ है और हमें से इसमें ट्रू फाइंड करना है। तो देख लेते हैं। सेकेंडरी वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड मीडियम। तो ये बिल्कुल सही है कि सेकेंडरी वेव जो है वो सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल करता है। प्राइमरी वेव ट्रेवल द लॉन्गेस्ट पाथ। नो फ्रेंड, ये गलत है। तीसरा है कि प्राइमरी वेव इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइल सेकेंडरी वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो ये बिल्कुल सही है। और बोल रहा है द स्पीड ऑफ पी वेव्स इज 40% लेस देन एस वेव। तो नो ये भी गलत है कि 40% नहीं, 40% मोर देन एस वेव होता है। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि ये 1 और 3 सही है। तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि देयर आर ऑल्सो प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे लिखते जाते हैं प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ही होता है।
तो पी वेव, प्राइमरी वेव को हम लोग और क्या बोलते हैं, पी वेव। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड मूव लाइक अ साउंड वेव, ये क्या है, साउंड वेव की तरफ मूव करता है। एंड दिस इज द फास्टेस्ट अमॉन्ग द सिस्मिक वेव, सो इट रीच द सरफेस फर्स्ट, इट कैन पास थ्रू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड और गैस। ये तीनों मीडियम से पी वेव क्या होता है, तीनों मीडियम से पास करता है। और ये सॉलिड सेकेंडरी वेव जो होता है ये क्या होता है, ये सिर्फ सॉलिड से पास करता है। तो सेकेंडरी वेव इसको एस वेव, इसको हम लोग एस वेव भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव को एस वेव भी कहते हैं। और इसका जैसे साउंड का नेचर होता है, इससे एस वेव का लाइट वाला नेचर होता है। 1 मिनट फ्रेंड, क्या हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका लाइट वाला नेचर होता है, लाइट का जैसा नेचर होता है, लाइट वेव जैसा। दे कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड मीडियम, दे यूजुअली अपेयर इन लिक्विड मीडियम। दे यूजुअली ये जो होता है कि ये डिसअपेयर हो जाता है लिक्विड मीडियम में। ओके फ्रेंड, तो हम बस इतना याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं कि 1 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट है सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सॉइल के बारे में क्या फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसको बिल्कुल से ध्यान रखेंगे। फॉल्स पूछा जा रहा है, ट्रू पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है कि पेडाल फार और पेडोकॉल सॉइल्स आर द टाइप ऑफ ओरिजिनल सॉइल। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड, ये दोनों ये सही है। और पेडालफार सॉइल्स हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम वाइल पेडोकॉल सॉइल्स हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन। ये गलत है फ्रेंड, इसमें ये लोग स्वाइप कर दिया है, स्वाइप टेक्निक यूज़ किया है। तो इसमें क्या होगा, पेडाल्फर सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा एल्युमिनियम और आयरन होता है, और पेडोकॉल सॉइल में क्या होता है, कैल्शियम होता है। इतना ध्यान रखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग है। और तीसरा देख रहे हैं कि लेटराइट सॉइल आर कॉल्ड पेडोकॉल सॉइल। नो फ्रेंड, लेटराइट सॉइल पेडोकॉल सॉइल नहीं होता है। ये क्या होता है, पेडाल्फर सॉइल होता है। और ये क्या होता है, वेरी लिस्ट होता है, वेरी लिस्ट। ओके फ्रेंड, और तो इसमें फॉल्स पूछ रहा है, तो ये दोनों फॉल्स है, तो 2 और 3 ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है कि द टोटल ऑफ 18 स्टेट एंड यूटी ऑफ द इंडिया शेयर बॉर्डर विथ नेबरिंग कंट्री। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है कि 18 स्टेट होता है और यूटी नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब पूछ रहा है कि 4 स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार भूटान, आउट ऑफ विच ओनली अरुणाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विथ बोथ कंट्री। तो हम लोग देख लेते हैं कि म्यांमार के साथ कौन कौन शेयर करता है। तो म्यांमार के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, नागालैंड शेयर करता है, मिजोरम शेयर करता है और मणिपुर शेयर करता है। तो ये 4 स्टेट है, तो ये बिल्कुल सही है। और भूटान के साथ देख ले रहे हैं कि 4 स्टेट है कि नहीं। तो भूटान के साथ कौन कौन है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें दोनों में अरुणाचल प्रदेश है। तो यही पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विथ बोथ कंट्री। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही हो गया। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तो हम लोग देख ले रहे हैं कि 5 है कि नहीं। तो बांग्लादेश के साथ देख ले रहे हैं, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये 5 है, तो ये बिल्कुल सही है इसके लिए। चाइना के साथ देख ले रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो ये भी सही है, इसमें भी 5 हो गया। और पाकिस्तान के साथ देख ले रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन है। तो गुजरात के बाद राजस्थान है हमारा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड ने फ्रेंड, इसके साथ हमारा हो जा रहा है लद्दाख। तो इसमें भी 5 है। और नेपाल के साथ देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन है। तो नेपाल के साथ है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, चला जाता है। हाँ, तो यहाँ देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सा, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो हम याद रखेंगे कि ये भी सही है, इन सब में 5-5 स्टेट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। 73 का देख लेते हैं। द वेस्टर्न घाट इज ए एग्जाम्पल ऑफ ट्रू माउंटेन, ये पूछा जा रहा है स्टेटमेंट में। और द वेस्टर्न घाट एक्सटेंड ओवर 6 स्टेट, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट ट्रू माउंटेन नहीं है। ये क्या है
कि अफ्रीका से जब टूट के ये अलग हुआ था इंडिया, तो यहाँ पे स्क्रैप हुआ है, ऐसे स्क्रैप हुआ है, तो यही ये माउंटेन का फॉर्म ले लिया है। तो ये ट्रू माउंटेन बिल्कुल नहीं है। और वेस्टर्न घाट एक्सटेंड ओवर 6 स्टेट, तो ये बिल्कुल सही है। कहाँ से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। तो ये आप याद रखेंगे कि वेस्टर्न घाट कहाँ से किस किस स्टेट में है, तो आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे। तो फ्रेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, ट्रू पूछ रहा है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड कि विच पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज ऑल्सो कोल्ड मलेरिया इफेक्टेड एरिया। तो जहाँ दलदल रहेगा, पानी जमा रहेगा, वहीं पे मलेरिया इफेक्टेड एरिया होगा, तो इसका आंसर तराई रीजन होगा। नेक्स्ट है कि द ड्रेनेज एरिया ऑफ विच साउथ इंडियन रिवर हैज़ बीन कोल्ड राइस बॉल ऑफ द साउथ इंडिया। कह रहा है कि किसका ड्रेनेज एरिया जो है, ड्रेनेज एरिया कौन सा ऐसा रिवर है जिसका हम लोग बोलते हैं साउथ बॉल ऑफ राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया। तो इसको किसको बोलते हैं फ्रेंड? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कावेरी को कहते हैं। तो इसका कावेरी हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट फ्रेंड कौन सा है कि हाँ 76 नंबर है। 76 में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो इन द ईयर, अच्छा हम लोग यहाँ पे किस में आ गए हम लोग, अब इसको करते हैं। तो ये पॉलिटी आ गया है हमारा, तो यहाँ से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। वहाँ 15 क्वेश्चन हो गया जिसमें हम लोग का ज्योग्राफी था, अब पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। तो इन द ईयर 1813 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्म हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू ग्रांट 1 लाख फॉर एजुकेशन। तो नो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज अ कमिटी ऑफ 10 यूरोपियन हुज चेयरमैन वाज लॉर्ड मैकॉले। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि 10 मेंबर कमेटी था जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले थे, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारा जो ये है क्या है कि वेयर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज नॉट फॉर्म्ड इन 1813 में नहीं बनता है फ्रेंड, ये 1823 में बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि द फैक्ट डेट द प्रोविजन इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डेट ईस्ट इंडिया कंपनी वुड स्पेंड 1 लाख पर ईयर फॉर एजुकेशन इन इंडिया, हाउएवर ऑलमोस्ट अ डेकेड हैड टू बी वेटेड फॉर दिस प्रोविज़न टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और ये सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर ओनली 2। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टेट वेयर इंक्लूडेड, हाउ मैनी मेंबर वेयर इंक्लूडेड इन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो बोल रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। और इसमें अगर मेंबर देखें तो 7 हैं इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर। तो हम लोग देख लेते हैं इन सभी के नाम। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे थे के एम मुंशी। चौथे थे मोहम्मद सदुल्लाह। और फिर थे BL मित्रा MITRA और DP खैतान। तो हम इसे ध्यान से रखेंगे। और ये जो BL मित्रा किनके जगह पे आए थे? तो N माधव राव की जगह पे आए थे जब उनका डेथ हो जाता है तब। और DP खैतान TT कृष्णामाचारी के स्थान पे आए थे। आप इन दोनों को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि कौन किसके स्थान पे आए थे। और बाकी आप इन सभी मेंबर्स के नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ नॉट बीन टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या नहीं लिया गया है? तो प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखेंगे। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट है हमारा
कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज वन ऑफ द प्रिंसिपल इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, तो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका आंसर है ए, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है DPSP। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रोटोकॉल एंड प्रेसिडेंस हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर विल गिवन प्रायोरिटी। तो पूछ रहा है किसको हम लोग प्रेसिडेंस में कौन सबसे ऊपर है इन सभी में से, तो ये हमारे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट इन सभी में से ऊपर है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या प्रोटोकॉल एक्सप्रेस द हायरार्की ऑफ वेरियस ऑफिशियल इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ यूज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ पब्लिक पॉलिटिकल सेरेमनी। It is generally not related to day-to-day function of the government. The notification related to this was issued on, कब इशू किया गया था इसके बारे में, तो 26 जुलाई 1979. The president occupies the highest position in order of precedence. He followed by vice president and the prime minister respectively. और फिर आगे देखते हैं, तो among the constitutional official in question, the former prime minister placed at the highest position, he is placed jointly with deputy prime minister at the 5th position. तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक कीजिए। मैं स्टार्टिंग में भी बोली थी लाइक करने के लिए और अभी भी बोल रही हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया हुआ है और रिलेटेड आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज किससे रिलेटेड है फ्रेंड, इस पे मत जाइएगा जो ये मैचिंग किया हुआ है। तो ये आर्टिकल 29 से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 से रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर किससे रिलेटेड है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर 26 से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ये तो सबको पता है आर्टिकल 21 से, और एबोलिशन ऑफ टाइटल इज आर्टिकल 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। देख लेते हैं किसमें है, 4, 3, 2, 1। ओके फ्रेंड, ध्यान से इसको कीजिएगा क्योंकि मैचिंग में कभी कभी ऐसे अच्छे से मैच करने के बाद भी हम लोग आंसर गलत मार के आ जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम ऐसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसमें सर्च करेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। द पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू, बोल रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रेजेंट करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ अ मेजर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। एट प्रेजेंट इट हैज़ टोटल 22 मेंबर हैं, इसके 22 मेंबर हैं। 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। द टेन्योर ऑफ द कमेटी इज़ 1 ईयर। टेन्योर कब तक है, टेन्योर याद रखेंगे फ्रेंड 1 ईयर तक है। And after it is reconstituted, this committee examines the appropriation account of the government of India and report of the Comptroller and Auditor General of India on it. After the investigation, the committee present the report to Lok Sabha Speaker and the Speaker get its report table in the House. तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रिपोर्ट करते हैं और बाद में लोकसभा स्पीकर इसको हाउस के टेबल पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 14 लैंग्वेजेस वेयर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोल रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि 14 लैंग्वेजेस वेयर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा क्या बोल रहा है, करेक्ट ही देखना है हमको, तो करेक्ट इसमें देखना, तो ये बिल्कुल सही है। एट प्रेजेंट अ टोटल ऑफ 20 लैंग्वेजेस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। नो फ्रेंड, 20 लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड। अभी इसमें टोटल 8 प्रेजेंट बोल रहा है, तो इसमें 22 लैंग्वेज हो गया है, 22 लैंग्वेज हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। अब हम आगे देख रहे हैं कि माइनॉरिटी कमीशन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट डिस्कस्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी।
ओके फ्रेंड, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कब आया हुआ है? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में आया हुआ है, 1992 में आया हुआ है, इसको याद करेंगे। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द नेम ऑफ फॉलोइंग इंडियन जजेस। कुछ जजेस के नाम दिए हुए हैं और पूछ रहा है हाउ मैनी अबव जजेस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने इन सभी में से, जिनका नाम दिया हुआ है इन सभी में से ICJ के जज इलेक्ट हुए हैं। ओके फ्रेंड, तो हम इसका आंसर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड, टिल डेट अभी तक में 4 ऐसे जजेस हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इलेक्टेड हुए हैं। तो इनका हम नाम एक बार देख लेते हैं। पहले हैं BN राव, फिर है नागेंद्र सिंह, फिर है RN पाठक, फिर है कौन है ये दलवीर भंडारी। ओके फ्रेंड, तो ये चारों हैं, इन चारों का नाम याद रखेंगे। तो इन सभी में कौन कौन हमें कॉमन मिल रहे हैं? तो एक नागेंद्र सिंह कॉमन है, नागेंद्र सिंह और दलवीर भंडारी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा ओनली 2। ओके फ्रेंड, और ये चारों का नाम आप एक बार याद रख लेंगे कि ये ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सारे इंडियन जजेस इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल इनकम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ट्रू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ट्रू। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ट्रू है। तो The value of final goods and services produced in a year in any economy is called national income। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड, ये यही होता है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होता है इन अ ईयर, उसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। और इसको किस टर्म में? वैल्यू मतलब मॉनेटरी वैल्यू में हम लोग इसको देखते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में। तो आप इसको याद रखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अमर्त्य सेन इज कंसिडर एज द फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नो फ्रेंड, ये गलत है। फादर हम किसे बोलते हैं? तो फादर हम लोग बोलते हैं साइमन कुजनेट को याद रखेंगे। कुजनेट को हम लोग फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर दिस। और बोल रहा है कि डॉक्टर R गडगिल वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो फ्रेंड, ये मेंबर थे ये और एक और मेंबर थे, कौन? VKR राव। ओके फ्रेंड, और इसके चेयरमैन अगर देखें तो चेयरमैन कौन थे? PC महालनोबिस। ये आप याद रखेंगे, PC महालनोबिस। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और सही क्या है? सिर्फ 1 सही है। तो हम लोग इसका आंसर ओनली 1 होगा, ए होगा आंसर इसका। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप अ हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू लुक द रोल एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो पूछ रहा है कि किसके चेयरमैनशिप के अंडर हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूटेड किया गया था, किस लिए किया गया था? तो लुक इनटू द रोल एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हमारा होगा C शांता कुमार के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड हाई लेवल कमेटी फॉर द रिवाइवल ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन अगस्त। कब किया था? अगस्त 2014। ओके फ्रेंड, बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। इन इंडिया प्लानिंग हैज़ मेड द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। तो प्लानिंग किस सब्जेक्ट का है? तो कंकरेंट लिस्ट का है सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है और स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंटिन्यूअस प्लानिंग वाज propounded by गुन्नार माइडेल। ओके, नेक्स्ट है कि फर्स्ट 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन PC महालनोबिस मॉडल वाइल द फोर्थ प्लान। तो ये गलत है फ्रेंड, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्लानिंग वाज propounded बाय, कंटिन्यूअस प्लानिंग किसके द्वारा propound किया गया? तो गुन्नार MYRDAL माइडल, जो भी आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। इन हिज बुक, इसका एक बुक था एशियन ड्रामा। इनके बुक का नाम क्या था? एशियन ड्रामा
and the credit for the implementing it in India goes to Janata Party government and DT लकड़ावाला। ओके और इसमें क्या है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके द्वारा बनाया गया था, तो हेरोड डोमर मॉडल पे बनाया गया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल पे बनाया गया था, तो इस कारण से ये गलत है। और यहाँ पे बोल रहा है फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन डॉक्टर आर गडगिल मॉडल। नो फ्रेंड, ये फोर्थ नहीं, ये द फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द, तो ये बिल्कुल सही है, और लेकिन यहाँ पे ये गलत है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जा रहा है ओनली 1। 90 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सच अनएम्प्लॉयमेंट इन विच वर्कर इज़ रेडी टू वर्क, वर्कर क्या है, रेडी टू वर्क है, एंड द रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ वर्क, बट ही डज नॉट गो टू वर्क, ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर द इंटायर टाइम। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कैसा, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड, तो बहुत तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और ये सबको आप जाके अपने बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रिवोल्यूशन दिया हो और एरिया प्रोडक्शन कंसर्न दिया हुआ है, तो कौन किससे है, तो पिंक रिवोल्यूशन से क्या है, ओनियन प्रोडक्शन है, तो ये बिल्कुल सही है। सिल्वर रिवोल्यूशन एग और पोल्ट्री से है, तो ये गलत है, कोकोआ से नहीं है। और ग्रीन रेवोल्यूशन किससे है, बम्बू प्रोडक्शन से, तो ये भी गलत हो गया, बम्बू से। और साइलेंट रिवोल्यूशन है प्रोडक्शन ऑफ कोर्स सीरियल से, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें पूछ रहा है रॉन्ग कितने हैं, तो रॉन्ग कितने हैं, ओनली 3 हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इन विच ईयर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड किस ईयर इस्टेब्लिश किया गया है, तो 1882 में, तो ये बिल्कुल सही है, 1882 में हम लोग नाबार्ड को इस्टेब्लिश किए हैं। और नाबार्ड वाज कब, एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 12 जुलाई 1982 में इसको किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन सिंह कमेटी। ये भी याद कर लेंगे कि शिवरमन सिंह कमेटी, शिवरमन सिंह कमेटी। और ये किस लिए है कि नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए है, रूरल डेवलपमेंट, ध्यान से रखेंगे, बस इतना कुछ नाबार्ड के बारे में याद रखेंगे। ओके फ्रेंड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, इफ़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रांट्स गिवन फॉर कैपिटल एसेट देन रेवेन्यू रेसिप्ट आर डिडक्टेड, व्हाट विल बी ऑब्टेन। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन, क्या बोल रहा है, ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये याद रखेंगे कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है चूज ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को हम लोग अलग निकालना है, तो वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन, ये कैसा है, ये डायरेक्ट टैक्स है, और सर्विस टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ जाता है, तो एक्साइज ड्यूटी भी इसी में आता है, EXCIS एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट इज सर्विस टैक्स। ओके फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सबको इरेज कर देते हैं। सर्विस टैक्स इज आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR विल रिड्यूस ओवर ऑल डिमांड इन द इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल, इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रू पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि रिड्यूस कर देता है ओवरऑल डिमांड इन इकोनॉमी, और डिक्रीज इन रेपो रेट विल इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये भी बिल्कुल सही है कि रेपो रेट में अगर डिक्रीज होता है रेपो रेट, तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
तो ये दोनों सही है और इसका आंसर हमारा हो जा रहा है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है कि द अर्ली स्टोन साइट हैव बीन एक्सकवेटेड एट, अब हम यहाँ से बिहार स्पेशल देख रहे हैं, बिहार स्पेशल। तो हमने अभी तक में देख लिया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बिहार स्पेशल यहाँ से देख रहे हैं, तो फ्रेंड यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 96 का क्वेश्चन है कि अर्ली स्टोन एज साइट हैव बीन एक्सकवेटेड एट, तो कहाँ से हम लोग को इसको एक्सकवेट किए हैं, तो ये पैसरा मुंगेर में है, मुंगेर में है पैसरा, यहाँ से अर्ली स्टोन एज का साइट एक्सकवेट किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ बिहार न्योलिथिक कल्चर हैव बीन फाउंड, तो चेचर वैशाली से, सेनवार रोहतास से, मनेर पटना से और ताराडीह बोधगया से, तो इन चारों जगह से हमको न्योलिथिक कल्चर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच मार्क कॉइन विच वेयर फाउंड इन एबंडेंस इन बिहार, ये किसका बना होता था, तो ये सिल्वर का बना होता था। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है पंचछोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, पंचछोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो समग्र गुप्त से रिलेटेड है, समग्र गुप्त। पंचछोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज 13th century AD, समग्र गुप्त इज एन इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो ये कब का है, 13th century का। नेक्स्ट है द अफसर इंस्क्रिप्शन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, तो ये पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन देता है, इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एज पर सेंसस 2011, तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा, मुंगेर और पटना, नालंदा, मुंगेर और पटना। ओके फ्रेंड, तो पटना में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पटना में है अर्बनाइजेशन, तो कितना है 44.3%, फॉलोड बाय मुंगेर, मुंगेर में कितना है, मुंगेर में कितना बताइए फ्रेंड, तो 28.3% और नालंदा में कितना है, नालंदा में 26.2%, तो इतना याद रखेंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर 50% ऑफ रिजर्वेशन ऑफ टू वीमेन इन पंचायत बॉडी प्रोवाइडेड इन बिहार, तो ये 2006 में प्रोवाइड किया गया है। इन बिहार 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत बॉडी वाज गिवन इन द ईयर 2006, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू डू सो, देयर इज प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 243D, 243D के अंदर दिया हुआ है कि रिजर्वेशन दिया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द आर्कियोलॉजिकल रीजन ऑफ बिहार, द आर्कियोलॉजिकल रीजन ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ पे है हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आता है, सारण, सिवान, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो फ्रेंड इतने सारे इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप इसको एक बार और सुन लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसको ध्यान देखेंगे। तो मुंडा जो है ये जमुई में नहीं मिलता है, तो मुंडा ट्राइब स्प्रेड इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, द पॉपुलेशन ऑफ दिस ट्राइब इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अराउंड 4.5, नॉर्थ बिहार में मिलता है और कटिहार में स्पेशली मिलता है, जमुई में देखें कटिहार में इसका परसेंटेज कितना है 4.5%। बाकी सबसे ये कि संथाल बांका में मिलता है, उरांव सुपौल में मिलता है, खरवार भागलपुर में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पिडमेंट स्वयं सॉइल फाउंड, और पिडमेंट स्वयं सॉइल कहाँ मिलता है, तो हमारे वेस्ट चंपारण मिलता है, वेस्ट चंपारण मिलता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 बिहार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई व्हाट % कांस्टेंट प्राइस, तो इसका कितना देखा गया है, कितना एस्टिमेटेड लगाया गया है कि 10.6% से बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पे 10.6% से इंक्रीज होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बिहार फिजिकल डेफिसिट टू इट्स GSDP, कितना है फिजिकल डेफिसिट, तो ये पूछ रहा है, तो ये फिजिकल डेफिसिट हम लोग का 6.0
ओके फ्रेंड, याद रखेंगे। और फिजिकल डेफिसिट कितना है, FD कितना है 6.0 ऑफ GSDP। ओके, अब अगर रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे तो ये 1.5 है, 1.5% ऑफ GSDP। और प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे, प्राइमरी डेफिसिट तो ये कितना है 3.9% ऑफ GSDP। ओके फ्रेंड, तो ये याद रखेंगे हम लोग, बस इतना है इसमें याद रखेंगे। FD कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है और प्राइमरी डेफिसिट कितना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रॉप एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ 2024। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रू पूछ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रू है। तो रोहतास है हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी, तो ये बिल्कुल सही है कि रोहतास में हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी कितना है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 4717 kg पर हेक्टेयर में है। ओके फ्रेंड, और जो लोएस्ट अगर बोलेगा तो लोएस्ट कहाँ है, मधुबनी में है, मधुबनी में 161 kg 161 kg पर हेक्टेयर। ओके फ्रेंड, मधुबनी हैज लोएस्ट वीट प्रोडक्टिविटी। नो फ्रेंड, ये लोएस्ट वीट प्रोडक्टिविटी में आ जाता है जमुई, यहाँ पे कौन आ जाता है, जमुई। और जमुई हैज लोएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी, तो नहीं बता दिए, यहाँ पे मधुबनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ओनली वन स्टेटमेंट सही हो जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 109 क्वेश्चन नंबर है, द फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री ऑफ बिहार वाज इस्टेब्लिश इन, कब इस्टेब्लिश किया गया था पहला शुगर फैक्ट्री, मरहौरा में, तो 1904 में। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 देयर आर ओनली 13 ऑपरेशनल शुगर मिल्स इन बिहार। तो ये भी गलत है कि 13 नहीं, देयर आर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 देयर आर 11 शुगर मिल्स इन बिहार, आउट ऑफ विच 9 आर ऑपरेशनल। तो कितना है, 9 है, और टोटल कितना है, 11 है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन बिहार इज 62.74 लाख क्विंटल। तो ये बिल्कुल सही है, 62.74 लाख क्विंटल ही प्रोडक्शन हुआ है शुगर का। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ओनली वन स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 110 नंबर का। तो 110 नंबर में पूछ रहा है कि इंडस्ट्री है और प्लेसेस है, कहाँ कौन सा इंडस्ट्री है। तो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है, तो बरौनी में है, याद रखेंगे, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ बरौनी में है। और रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री कहाँ है, रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री मरहौरा सारण में है, मरहौरा सारण में, सॉरी फ्रेंड, ये मधेपुरा में है। रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री मधेपुरा में है, और यहाँ मरहौरा में क्या था, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री है। और रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है, रेल व्हील फैक्ट्री बेला सारण में है। और भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है, मोकामा में है। तो इससे हम लोग याद करेंगे 413132, देख लेते हैं कहाँ पे है, ए नंबर पे है, इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वर्क विल मेनका मलिक बी अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड फॉर ईयर 2023। तो ये क्या की थी, फॉर ट्रांसलेशन ऑफ नोवेल नीलकंठ फ्रॉम नेपाली टू मैथिली, ये क्या की थी, नीलकंठ नाम के नोवेल को ट्रांसलेट की थी। ओके फ्रेंड, तो इसके लिए इसलिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2023 मिला था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2023 विच सिटी हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड विथ PM 2.5। तो ये कौन सा है, बेगूसराय सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 167 फीट हाई
स्टेचू ऑफ लॉर्ड शिवा बिल्ट एट हाजीपुर। हाजीपुर में एक 167 फीट स्टेचू बना है लॉर्ड शिवा का। इसको कौन सा धाम बोलते हैं? तो इसको श्री द्वारका कैलाश धाम बोलते हैं। बी आंसर इज करेक्ट, श्री द्वारका कैलाश धाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा याद। और नेक्स्ट है कि विच हॉस्पिटल इन बिहार हैज़ इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट सर्वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉम्प्लेक्स कैटरेक्ट सॉरी फ्रेंड, तो कॉम्प्लेक्स कैटरेक्ट सर्विस कहाँ सर्जरी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? और ये किससे स्टार्ट हुआ है? मॉडर्न फेमटो लेजर मशीन से यहाँ पे कैटारैक्ट का सर्जरी होगा। ये कहाँ हुआ है स्टार्ट? तो IGMS पटना में हुआ है, तो इसको ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट है कि तो देख लेते हैं 115 का क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनोग्रेटेड द बिहार म्यूजियम एट पटना। इसे कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? बिहार म्यूजियम पटना में। तो नो फ्रेंड, इसका आंसर होगा गांधी मैदान। गांधी मैदान पटना में इसे इनोग्रेट किया गया था। और दूसरा का आंसर बिल्कुल सही है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो मिशन दक्ष जो है कैंपिगन बीन रन इन बिहार इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग स्किल टू डिसेबल पीपल। तो नो फ्रेंड, ये गलत है। मिशन दक्ष कैंपिगन बीइंग रन इन बिहार इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग स्पेशल क्लास टू 25 लाख चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट हु आर वीक इन स्टडी। तो ये डिसेबल नहीं, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, वीक हैं, उनको वीक स्टडी में हैं, तो वो उनको पढ़ाने के लिए दक्ष चल रहा है। रिसेंटली गंगा रिवर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वाटरवे 58 बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी गलत है फ्रेंड, ये कोसी रिवर को 58 बनाया गया है, तो यहाँ पे होगा कोसी। तो ये दोनों ही फॉल्स है, तो बोथ 1 और 2 का आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शकीब हुसैन which was the member of victorious Kolkata Knight Riders in IPL 2024 in which district of बिहार। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से थे? तो ये गोपालगंज से थे शकीब हुसैन, जिनको मेंबर बनाया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स में। नेक्स्ट है कि इन विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा किसे फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया गया? तो इसका आंसर है कोझिकोड। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड, लिटरेचर कैटेगरी में कोझिकोड को फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है कि मैच करना है, महोत्सव है और स्टेट है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा महोत्सव और स्टेट है। तो इसमें है कि बहदी खलम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बहदी खलम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। लोंगाटे फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लोंगाटे फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फुलडे फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? फुलडे उत्तराखंड में मनाया जाता है। और नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया 2, 3, 4, 1। देख लेते हैं कहाँ पे 2, 3, 4 सी में है, तो इसका आंसर हो गया। बाई विच ईयर इंडिया सेट द टारगेट टू इंक्रीज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट। तो कितना ईयर तक में? तो 2047 तक, 2047 तक इंडिया का टारगेट है कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 33 समर ओलंपिक गेम। तो 33 समर ओलंपिक गेम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कौन सा ट्रू है। तो देख लेते हैं फ्रेंड कौन सा ट्रू है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है पेरिस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट 3 समर ओलंपिक। तो ये गलत है, फर्स्ट कंट्री नहीं है, ये सेकंड कंट्री है। फर्स्ट कंट्री कौन सा है? लंदन, LONDN लंदन है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अच्छा पेरिस में देख लेते हैं कि कब कौन कौन से ईयर में हुआ है। तो पहला तो ये 1990 में 1900 में हो चुका था। दूसरा 1924 में हो चुका था। अभी 2024 में यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट है कि द थीम वाज गेम्स वाइड ओपन। नो फ्रेंड, ये मोटो था, गेम वाइड ओपन इज मोटो। और थीम क्या था कि लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनु भाकर एंड नीरज चोपड़ा वाज द फ्लैग बियरर इन क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये भी गलत है। मनु भाकर तो हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा नहीं है, PR श्रीजेश।
और अभिनव बिंद्रा रिसीव द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड ऑफ IOC, तो ये सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा क्या हो गया, कौन सा ट्रू पूछ रहा है, तो ओनली वन। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्शन वेयर हेल्ड अलोंग विथ 18वें लोकसभा का इलेक्शन के साथ और किस किस स्टेट का इलेक्शन हुआ है, तो आंध्र प्रदेश का हुआ है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा का हुआ है और अरुणाचल प्रदेश का हुआ है और यहाँ पे सिक्किम का हुआ, तेलंगाना और नागालैंड का नहीं हुआ। तो देख लेते हैं 1 2 4 6 किस में है, 1 2 4 6 डी में है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये अगर देखें कि आंध्र प्रदेश में कौन जीता है, तो तेलुगु देशम पार्टी जीता है और उड़ीसा में कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। याद रखेंगे, ये सब सीट को वॉन किए हैं, जीते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 अरेंज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन कैपेसिटी। तो किससे कितना होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि इलेक्ट्रिसिटी किससे कितना जनरेट होता है। तो सबसे ज़्यादा कोल से होता है, सबसे ज़्यादा कोल से होता है, दूसरा में सोलर से होता है, तो 2 1, तीसरा में लार्ज हाइड्रो से होता है, तो 3, और फिर विंड से होता है तो 5 और 4 गैस से होता है लास्ट में। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 1 3 5 4 कहाँ है, 2 1 3 5। अच्छा, इसमें पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे कम से स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ है 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2 इज इन सी। ओके, अब ये देख लेते हैं कि इसमें कितना कितना गीगावाट जनरेट होता है। तो कोल से होता है, कोल से कितना होता है याद कर लेंगे 120.97 गीगावाट। इसके अप्रॉक्स में भी याद कर लेंगे फ्रेंड, तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से होता है 82.64, लार्ज हाइड्रो से होता है 46.93 गीगावाट, और ये विंड से कितना होता है, विंड से होता है 46.16 गीगावाट, और गैस से कितना होता है 24.82 गीगावाट। इसमें यहाँ पे लिख दी हूँ मैं, आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से पॉज करके। नेक्स्ट है कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसके बारे में क्या पूछ रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट तीनों है कि इट्स एम टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। ये बिल्कुल सही है, ये 15 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था और दिस स्कीम रिलेटेड टू 9 मिनिस्ट्री। तो ये तीनों सही है 1 2 3। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि मैच दी फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू अपकमिंग टारगेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो टारगेट क्या है और कब तक इसको कंप्लीट करना है, तो हम लोग देख लेते हैं। मेकिंग इंडिया टीवी फ्री, तो कब तक इसको करेंगे, 2025 तक करेंगे मेकिंग इंडिया टीवी फ्री। और फिर टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, 500 गीगावाट सोलर पावर कब तक करेंगे, तो 2030 तक करेंगे। और टारगेट टू लॉन्च चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 कब तक करने का टारगेट रखा गया है, 2028 तक। और टारगेट टू लिमिट द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स टू 80%, तो ये 2047 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3 5। कहाँ पे हैं देख लेते हैं, बी आंसर में है 2 4 3 5। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 13th एडिशन ऑफ मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट इज़ लैंड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये गलत है। और इट वाज, और अच्छा ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा था, ये तो बिल्कुल गलत है। इट वाज ऑर्गेनाइज बाय इंडिया, तो ये भी गलत है। तो हम देख लेते हैं कि मैत्री जो है 13th एडिशन है, जुलाई 2024 में स्टार्ट किया जा रहा है। किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड के बीच में। और ये लैंड एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडियन आर्मी के बीच में। और वेन्यू कहाँ है, थाईलैंड में है, ऑर्गेनाइज थाईलैंड कर रहा है, ये भी याद करेंगे। और इंडियन आर्मी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली खजूरी जैगरी वॉज गिवन GI टैग। खजूरी जैगरी रिलेटेड टू विच स्टेट, तो कहाँ से ये रिलेटेड है, तो खजूरी जैगरी उड़ीसा से है। उड़ीसा से इसको GI टैग मिला हुआ है। उड़ीसा से और भी बहुत सारे GI टैग मिले हैं, उसको एक बार मैं पढ़ देती हूँ। खजूरी जैगरी है, लंजिया सोरा पेंटिंग है, सिमलीपाल काई कला है, सिमलीपाल कला चटनी है, और नयागढ़ है, नयागढ़ कांटी मुंडी ब्रिंजल है।
ओके, तो इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वेयर वॉज द कंट्री फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलेट वाटरवे वेसल लॉन्च, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड। और नेक्स्ट है क्वेश्चन की द प्रोग्राम कॉल्ड संपूर्णता अभियान वाज स्टार्टेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, तो संपूर्णता अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। और ये 3 मंथ कैंपेन है जो कि क्या अचीव करेगा? तो 12 की सेक्टर सोशल सेक्टर्स में क्या करेगा कि 500 एस्पिरेशन ब्लॉक और 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में कितना अचीव किया गया है ये देखेगा। और नेक्स्ट है कि चीफ मिनिस्टर मांझी लड़की बहन योजना किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में ये योजना स्टार्ट किया गया है, मांझी लड़की बहन योजना। इसमें क्या होगा कि ऑल दी वुमेन्स ऑफ एज 21 to 60 ईयर विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस 1500 हर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि मझगांव डॉक लिमिटेड इज अ नेवल शिपगार्ड बिल्डर अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। MDL इज ओनली शिप बिल्डिंग यार्ड डेट बिल्ड द सबमरीन्स फॉर नेवी इंडियन नेवी, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू सेंड कैश असिस्टेंस इनटू द अकाउंट्स ऑफ सैनिटरी पैड, सैनिटरी पैड के लिए सबसे पहले कौन ऐसा स्टेट बन गया है जो कैश अकाउंट में डायरेक्ट भेज रहा है? तो वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर। रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन सभी स्टेटमेंट को देखना है और बोल रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो देख लेते हैं। इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री ग्लोबली विद द पॉपुलेशन 144.17 करोड़, तो ये बिल्कुल सही है। और about 34% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज 34% 0 to 14 ग्रुप में नहीं है फ्रेंड, ये कितने हैं? 24% है। और द रिपोर्ट हैज़ प्रिडिक्टेड दैट इंडियाज़ पॉपुलेशन विल डबल इन 77 ईयर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो गया? 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश्ड बाय इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग, तो इसमें पूछ रहा है क्या कि इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन द अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन इन 2022 इज कितना है? 70.9, तो ये गलत है। इसमें कितना परसेंट होगा कि इसमें 82.9% होगा फ्रेंड। अमॉन्ग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ वुमेन आर 76.7% एंड मैन आर 62.2%, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें ट्रू स्टेटमेंट ओनली बी हो जाएगा, ओनली 2। 135 का क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बिहार के गांधी नीतीश कुमार नाम की ये बुक किसने लिखी है? अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसको याद रखिएगा कि ये ऑथर कौन है इनके, तो अशोक चौधरी और संभवी चौधरी। द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान, तो इसका आंसर है बी पार्ट ऑफ। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू AI रेडीनेस इंडेक्स 2024, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इट इज़ रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं रिलीज़ किया जा रहा है, ये IMF के द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है। ओके फ्रेंड, और सिंगापुर इसमें फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 72, ये भी सही है। तो याद रखिएगा AI रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 72 है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स पूछ रहा है, तो ओनली 1 फॉल्स है और बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कि वेयर डिड द COP30 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड, कहाँ हेल्ड किया गया है? तो ब्राज़ील में हेल्ड किया गया है, आपको याद रखना है। COP30 ब्राज़ील में। और हम देख लेते 29 कहाँ किया गया था हेल्ड? तो COP29 बाकू अज़रबैजान। ओके, COP29 COP30 तो हो गया कि ब्राज़ील में कहाँ? बेलम। और COP28 अगर देखें तो दुबई में हुआ था,
दुबई, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आगे चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन है 39 नंबर का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू 75th रिपब्लिक डे का सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2024। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। तो द थीम विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये बिल्कुल सही है। चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे, ये भी सही है। बेस्ट ट्रेवलर किसको मिला है अवार्ड? तो बेस्ट ऑन द थीम ऑफ इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है अवार्ड फॉर द बेस्ट ट्रेवलर। उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है फ्रेंड, ये किसे मिला है? ये उड़ीसा को मिला है, उड़ीसा को मिला है। तो इसमें से ये 4 नंबर गलत है, तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 40 पे। रिनाउंड ऑथर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें ट्रू पूछ रहा है। और सुधा मूर्ति हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण इन ईयर 2024। तो ये गलत है, ये 2024 में नहीं इनको मिला, इनको 2023 में ही मिला है। तो इनको पद्म भूषण कब मिला है? 2023 में। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं बस अभी यहाँ पे आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ कि 141 का आंसर है सी, ₹396। 142 का आंसर है, 142 का आंसर है सी। और 143 का आंसर है बी, 144 का आंसर है सी, 145 का आंसर है डी, 146 का आंसर है, 146 का आंसर है ए, 147 का आंसर है 3 किलोमीटर, 148 का आंसर है 6.43, ये नहीं है 6.43 सी आंसर है। और 149 का आंसर है, 149 का आंसर है फ्रेंड डी। और 150 का आंसर है सी। और इसका जो एक्सप्लेनेशन भी है, मैं यहाँ आपको एक बार आप इसको पॉज करके फिर से देख लीजिएगा और आराम से बना लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बनाना ही चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, इसे पॉज करके सारा क्वेश्चन को आप बना लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 146 से 150। और इसके आंसर्स भी मैं यहाँ पर दे दी हूँ, जिसे आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ से वीडियो अच्छा लगता है यहाँ तक का, और ये मैं टोटल 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड मेरा ये न्यू चैनल है और ग्रो करने में आप लोगों की बहुत मदद चाहिए। तो आप हेल्प करेंगे, आपके लिए मैं ऐसे अच्छे वीडियो ले आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे एंड ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और रिजल्ट निकालने में मदद करेंगे। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू, बाय बाय।